न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। जम्मू कश्मीर में सियासत की नई इबारत लिखी जा रही है। आप सोचेंगे पहली बार कश्मीर में बीजेपी सरकार बनती दिख रही है, और यही नई बात है। जी हां, घाटी में पहली बार बीजेपी की सरकार ऐतिहासिक होगी। लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प यह है कि वहां हर पार्टी हर दूसरी पार्टी के साथ सरकार बनाने को तैयार दिख रही है। शायद भारतीय राजनीति में ऐसी रोमांचक तस्वीर पहले देखने को नहीं मिली होगी। जम्मू कश्मीर में इस बार लोगों ने हंग असेंबली बना दी है, यानी त्रिशंकु विधानसभा। किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं दिया, ना किसी गठबंधन को दिया। ऐसे में बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस ने अपने सारे विकल्प खोल दिए हैं। यानी हर पार्टी बाकी सारी पार्टियों के साथ अलग अलग संपर्क में होने की बात कर रही है। बस बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन रूल्ड आउट है, ऑब्वियस रीजंस की वजह से। न्यूज 24 के सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सरकार बनाने को लेकर बातचीत काफी आगे तक पहुंच गई है, और यह तय हो गया है कि सीएम बीजेपी का होगा तो डिप्टी सीएम एनसी का, और उमर अब्दुल्ला केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बन सकते हैं। दिल्ली से जम्मू और जम्मू से कश्मीर के बीच जबरदस्त गहमागहमी चल रही है। इसलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मिशन कश्मीर में कामयाब हो गए नरेंद्र मोदी? क्या जम्मू कश्मीर में पहली बार बनेगा बीजेपी का सीएम? और पहले खानदान का विरोध, अब खानदान का सहारा क्यों? इसी पर होगी बहस। लेकिन पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सरकार बननी चाहिए, और इतनी बड़ी मात्रा में सबसे अधिक वोट और पहली बार सबसे अधिक पॉपुलर वोट भारतीय जनता पार्टी को जम्मू और कश्मीर में मिला है। बीजेपी का कोई प्रमुख नेता होगा। जम्मू कश्मीर में जीते हुए विधायकों से मुलाकात के बाद जब दिल्ली से विशेष दूत बनकर गए वित्त मंत्री अरुण जेटली मीडिया के सामने आए तो संकेत दे दिया, अब की बार जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी सरकार, यानी मोदी के मिशन कश्मीर का क्लाइमैक्स तैयार है। ये भी करीब करीब साफ है कि जम्मू कश्मीर में इस बार बीजेपी का ही सीएम होगा। अब सरकार कैसे बनेगी और कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये खुलकर सामने आना बाकी है। वैसे पर्दे के पीछे का खेल शबाब पर है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच बात चल रही है, और बीजेपी के निर्मल सिंह सीएम की रेस में सबसे आगे हैं। जेटली के दिमाग में खाका भी बन चुका है, मगर पत्ते पूरी तरह खोले नहीं जा रहे। हमारे लिए कई विकल्प खुले हैं। कहां बैठना है विधानसभा में, ये भी विकल्प खुला है। सरकार कैसे बनानी है, इसके विकल्प भी खुले हैं। इस इवॉल्विंग और इमर्जिंग पॉलिटिकल सिचुएशन में हम लोग राष्ट्रीय नेतृत्व को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑथराइज करें कि जो भी उपयुक्त निर्णय उनको पार्टी के हित में लगेगा, पूरी पार्टी उस निर्णय के पीछे खड़ी रहेगी। नेतृत्व का भी निर्णय वही करेगी। इशारा साफ है, बीजेपी के सामने दोनों विकल्प खुले हैं। जिसका साथ लेना मुफीद होगा, फायदेमंद होगा, उसी को चुना जाएगा। फिलहाल बीजेपी के साथ जाने और सरकार बनाने की बेचैनी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों खेमों में देखी जा रही है। हमने ये सोचना होगा कि कोई ऐसी कॉम्बिनेशन बने जहां पे हमने जो हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो जिसपे हम चुन के आए हैं, उसमें जितनी भी हमने बातें की हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, डेवलपमेंटल हो, वो बातें किस कॉम्बिनेशन के साथ मिलके हम वो पूरी कर सकते हैं। इस वक्त बीजेपी के लीडर वो पीडीपी से भी मिले, वो उमर साहब से मिले होंगे, तो बातचीत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे दैट इज टू बी सीन। वैसे खबर तो ये भी है कि बीती रात बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और उमर अब्दुल्ला के बीच सरकार बनाने को लेकर मुलाकात भी हुई है, जिसमें फॉर्मूले पर बातचीत हुई। इन कयासों ने कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी है। सच तो यह है कि कांग्रेस को बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की दोस्ती का जितना गम नहीं है, उससे कहीं ज्यादा राज्यसभा की सीट के हाथ से निकल जाने का दर्द सता रहा है। वैसे कश्मीर की बिसात बता रही है कि चुनाव से पहले पानी पी पी कर एक दूसरे को कोसने वालों को एक दूसरे के साथ चलने में कोई गुरेज नहीं दिख रहा है। जरा उन चुनावी बयानों को याद कीजिए। कभी बाप बेटे की सरकार हो, पीछे से कांग्रेस का समर्थन हो, ये सब देखा है ना, ये देखा है ना। आपका भला हुआ क्या? आपका भला हुआ क्या? उन्होंने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है? मुझे बताइए, सजा करोगे? मैं इसके सामने कहता हूं,
फिर वो कहें उनके वो पिछला सवाल थे कि जो मोदी को वोट नहीं देगा उसको पाकिस्तान जाना चाहिए, जो मोदी को वोट देगा उसको समाधान के अंदर क्यों जाना है। हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो ये नहीं होगी कि हम किसी तरह से जोड़ तोड़ से या डोंट वांट टू कॉबल अप अ गवर्नमेंट, बट डेफिनेटली कि वी आर लुकिंग फॉर अ काइंड ऑफ अ गवर्नेंस। जम्मू कश्मीर में सरकार को लेकर बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू है। अब देखना ये होगा बीजेपी की सरकार पीडीपी के गठजोड़ से बनती है या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए पहले खानदान का विरोध, अब खानदान का सहारा क्यों? आसिफ सुहाव, श्रीनगर, न्यूज़ 24। तो आज का सबसे बड़ा सवाल हमारा यही है कि मिशन कश्मीर में कामयाब हो गए हैं नरेंद्र मोदी? क्या जम्मू कश्मीर में पहली बार बनने जा रहा है बीजेपी का सीएम? और पहले खानदान का विरोध तो फिर अब खानदान का सहारा क्यों? इसी पर बहस करने के लिए सबसे बड़ा सवाल में बीजेपी से मेरे साथ हैं अनिल बलूनी, कांग्रेस से मेरे साथ हैं वरिष्ठ नेता मीम अफजल, नेशनल कॉन्फ्रेंस से श्रीनगर से जुड़ गए हैं 3 बार के एमएलए आगा सैयद रुहुल्ला, और यहां स्टूडियो में मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट उर्मिलेश और मेरे सहयोगी सुकेश भी हैं, और टेलीफोन लाइन के जरिए मेरे साथ पीडीपी की नेता नईमा महजूर भी जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनिल बलूनी, पहला सवाल आप ही से पूछना होगा। हमारी खबर यह है अनिल बलूनी कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। पूरा का पूरा चुनाव प्रचार नरेंद्र मोदी का, जितनी भी रैलियां की, सब में पानी पी पी कर कोसा था बाप बेटे की सरकार को, बल्कि दोनों खानदानों को। लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किस मुंह से आप जा रहे हैं सरकार बनाने, अनिल बलूनी? देखिए मानक जी, आप जानते हैं, पूरा देश देख रहा है जिस प्रकार का मैंडेट जम्मू कश्मीर में मिला है, जिस तरह का फ्रैक्चर्ड मैंडेट पूरे जम्मू कश्मीर में मिला है, वो आप और हम सब जानते हैं। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उनसे भी आप जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सरकार बनाने के लिए ललायत वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कहीं सरकार बन जाए हम इसके लिए नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो अंदर हालात है, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, वहाँ का युवा रोजगार चाहता है, वहाँ के युवा का भी चेहरा एक। अनिल बलूनी, मैं अपना सवाल रिफ्रेम कर रहा हूँ, दोबारा पूछ रहा हूँ आपसे। अनिल बलूनी, 1 सेकंड रुक जाइए। अनिल बलूनी, सवाल मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जनादेश दिया जम्मू कश्मीर में लोगों ने, ऐसे में आप पीडीपी के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ क्यों जा रहे हैं? मानक जी, मेरा भी आपसे एक सवाल है। जिस प्रकार का फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया है, क्या हम जम्मू कश्मीर को किस हालत में छोड़ेंगे? आप बताइए कि जिस तरह की हालात है उसमें जिस तरह का मैंडेट, जिस तरह के नंबर्स हैं, उसमें हमको काम करना है। पीडीपी के साथ आपकी सरकार बन रही है, आप नंबर्स की बात कर रहे हैं। के अंदर एक सबसे स्थिर सरकार पीडीपी के साथ बनती है बीजेपी की। 25 आपके पास है, 28 पीडीपी के पास है। करना है सज्जाद लोन है, इंडिपेंडेंट है, आपको किसी की जरूरत ही नहीं है। 5 साल बढ़िया सरकार चलेगी। ऐसा मानक जी, देखिए, पहले तो मैं आपका बड़ा आभारी हूं। आप लोग शुरू में जैसे ही मतगणना शुरू थी, आप सब इक्वेशन बता देते हैं किस पार्टी की कितनी सरकार, कैसे सरकार बनेगी, कैसे नहीं बनेगी। लेकिन अभी हम लोगों ने कहा है, सारे विकल्प खुले हैं, अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आज हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय जेटली जी वहां गए थे, वहां विधायकों से बात की है, उनके मनों को टटोला है किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर जो विकास का एजेंडा है, जो मोदी जी का जो विजन है कश्मीर को लेकर, उसको कैसा पूरा करना है, किस तरीके से पूरा करना है, उसके लिए प्रयास करना है। सर ठीक है, बहुत बढ़िया बात आपने बताई है। विधायकों की बैठक हुई है, उसके बाद जेटली ने आके सिर्फ इतना बोला है कि बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को मिला है वोट शेयर के लिहाज से, और 2-3 क्राइटेरिया भी उन्होंने बताया। लेकिन हमारे पास खबर यह है, सुकेश रंजन बताएंगे, हमारे पास खबर यह है कि उस बैठक के अंदर आके हुआ क्या? सुकेश, नहीं, बैठक में 2 तरह की बात हुई मारक। आइडियोलॉजिकली अगर देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाना ज्यादा इनको हितकर लग रहा है, क्योंकि पीडीपी की लाइन जो है वो प्रो आजादी वाली लाइन रही है। एक तरफ बिल्कुल आउट एंड आउट एक हिंदुत्ववादी पार्टी, दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी जो आजादी की बात करती रही हो, उसके साथ जाने में दिक्कत है। लेकिन अब विधायकों का खेल देखिए क्या है, वहां पीडीपी जम्मू रीजन में नहीं है, तो विधायक चाहते हैं अगर पीडीपी से समझौता हो जाए तो उनकी बल्ले बल्ले है, उनका हित कम से कम सुरक्षित रहेगा, कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग यहाँ लड़ेंगे उनसे, वो नहीं होगा। लेकिन आइडियोलॉजिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाना ज्यादा ठीक लग रहा है बीजेपी को। तो ऐसे में फैसला
औपचारिक तौर पे, जिसको कहते हैं फैसला औपचारिक तौर पे छोड़ दिया गया है अमित शाह के ऊपर या बीजेपी आलाकमान के ऊपर। जो अंदर खाने की बात है वो बालूनी अभी कैमरे पे नहीं मानेंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से बातचीत चल रही है। बातचीत ये है कि उमर अब्दुल्ला साहब केंद्र में मंत्री हो जाएंगे, वहां पे डिप्टी सीएम हो जाएगा, और एक साथ जाने से, और साफ साफ कहा अरुण जेटली ने कि चुनाव होता है सरकार बनाने के लिए। तो अब जो लॉजिक आप कह रहे हैं कि आपने कोस बिल्कुल पानी पी पी के कोसा उनको, और अब आप उनके साथ सरकार बना रहे हैं, कोसा तो दोनों को था, तो जो आइडियोलॉजिकली ज्यादा करीब दिखे उन दोनों में उसके साथ जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाने का करीब करीब मन बना लिया है। ठीक है, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाने का मन तो बना लिया है बीजेपी ने, लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं आगा सैयद रूल्ला साहब, स्वागत है आपका, आप कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं। रूल्ला साहब जरा बताइए, 22 तारीख को यानी चुनाव के नतीजे आने से एक दिन पहले उमर अब्दुल्ला कहते हैं बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता, साफ शब्दों में कहता हूं बीजेपी के साथ किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। और चुनाव नतीजे आने के बाद इतना बड़ा यू टर्न, रूल्ला साहब ये तो रिकॉर्ड हो गया ऐसा लगता है यू टर्न का, जबरदस्त यू टर्न मारा है आपकी पार्टी ने। रूल्ला साहब अभी तो उन्होंने कोई फैसला लिया ही नहीं है कि आपने अभी तक कहीं पे सुना कि तो आप रूल आउट कर दीजिए, साहब ने हिमायत दे दी है, तो आप रूल आउट कर दीजिए अपना रूल आउट करने। जब उन्होंने इस तरह का कोई ऐलान किया ही नहीं है तो रूल आउट करने की जरूरत क्या है? आप उनका जो आखिरी बयान है 22 तारीख को, उसी बयान को बुनियाद के तौर पे क्यों नहीं मानते? नहीं, मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि उसके बाद उनका एक और बयान आ गया है, आप कहें तो मैं आपको बता देता हूं। उनका बयान यह है कि अगर बीजेपी पीडीपी के लिए अछूत नहीं है तो हमारे लिए भी अछूत नहीं है। अचानक चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले पार्टी जिसके साथ किसी कीमत पर नहीं जाने की बात कर रहे थे, अब वो अछूत नहीं रह गई नतीजे आने के बाद। देखिए, बात जाहिर सी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे पहली जिम्मेदारी हुकूमत बनाने की पीडीपी की बनती है, क्योंकि लोगों ने मैंडेट उनको दे दिया है, जिम्मेदारी उनको दे दी है, और पीडीपी और बीजेपी आपस में मिलकर हुकूमत बना सकती है। जब वो एक दूसरे को अछूत या अछूत ना कहे, फिर जिम्मेदारी जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पे आती है, तब की बात तब देखी जाएगी। और बीजेपी के पास, पीडीपी के पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है, कांग्रेस भी है, उनके पास लाइक माइंडेड इंडिपेंडेंट लोग भी है, यहाँ पे एक आध उनके पास सजाद एक सेकंड रूल्ला साहब, वो सारे ऑप्शन भी है, सारे के सारे ऑप्शन जो आप गिनवा रहे हैं वो पूरा हिंदुस्तान जानता है, जम्मू कश्मीर की जनता जानती है, सारी पार्टियां जानती हैं। मैं आपको एक दो बयान सुना रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा रूल्ला साहब। आपके पार्टी के नेता उमर अब्दुल्ला ने, जो कि चीफ मिनिस्टर होते थे, अपने चुनाव प्रचार में क्या पानी पी पी कर कोसा है, क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को। उन्होंने 4 दिसंबर को कहा 100 दिन में भैया 15 लाख रुपए हर आदमी के अकाउंट में आने थे, क्यों नहीं आए? 370 के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? अच्छे दिन क्यों नहीं आए अभी तक? ये भी कह रहे हैं मोदी की रैली में किराए के लोग लाए गए थे। बीजेपी की मोदी की मंत्री गालियां दे रही हैं लोगों को, खासतौर से मुसलमानों को और माइनॉरिटीज को। मोदी जो है वो जम्मू के बारे में जानते ही नहीं है, यहां तक क्या गए वो जम्मू के बारे में जानते ही नहीं है। इतना कुछ कहने के बाद अब कैसे आप बीजेपी के साथ जा सकते हैं? क्योंकि इन सवालों में हकीकत तब भी थी और इन सवालों में हकीकत अब भी है और जवाजियत अब भी है। उन्होंने अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं लिया है कि उनके इन सवालों को आप सवाल के निशान से जोड़ दें। उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो जो भी फैसला करेंगे, मैं आपको यकीन दे सकता हूं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी एक आइडियोलॉजी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके भी हक में होगा, आप अपना हित नहीं देखेंगे? उमर अब्दुल्ला साहब जी अपना हित नहीं देखेंगे, पार्टी का हित नहीं देखेंगे? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं उसी पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। पार्टी के हित में ही जो फैसला होगा वो पार्टी के हित में ही होगा और लोगों के हित में होगा, और वो हित ये होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी क्या है। अच्छा ठीक है, एक और सवाल पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल है, अगर थोड़ा सा स्पेसिफिक जवाब आप दे पाए। हालांकि अभी तक आप कह रहे हैं कोई फैसला नहीं हुआ है, क्या बीजेपी का चीफ मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मंजूर होगा? देखिए, मेरा इतना मानना है, मेरा जाती तौर पे इतना मानना है, मैं पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, मैं जाती तौर पे बात कर रहा हूं। जो रियासत जम्मू कश्मीर में इस वक्त पोलिंग परसेंटेज हुआ, लोगों ने जो बढ़ चढ़कर इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, वो इसलिए लिया कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग बिलखुसूस और कश्मीर वादी के लोग रियासत जम्मू कश्मीर के लोग बिलअमूम और वादी कश्मीर के लोग बिलखुसूस ये नहीं चाहते थे कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बने, बीजेपी की गवर्नमेंट बने। मेरी अपनी जाती राय ये है कि लोगों ने पोलिंग में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेके बीजेपी को बाहर रखा है। अब हमारी जिम्मेदारी भी है लोगों के एहसासात को, उनके सेंटिमेंट्स की कदर की जाए। बहुत बढ़िया।
अनिल बलूनी, क्विक कमेंट आपका। देखिए, साफ कह रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 बार के एमएलए हैं मेरे साथ, रुल्ला साहब कह रहे हैं बीजेपी को बाहर रखने के लिए घाटी से वोट दिया है। ऐसे में आप कैसे दावा कर रहे हैं कि आपका चीफ मिनिस्टर होना चाहिए और आपकी सरकार बननी चाहिए? देखिए मानक जी, जो सारी बातें चल रही हैं, आप देखिए कि हमने क्या कहा और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमको क्या कहा, पीडीपी ने हमारे लिए चुनाव में क्या कहा, ये बातें बहुत पीछे निकल चुकी हैं। अब जो जिस तरह का मैंडेट आया है, ये हमारी पार्टी या सरकारों से ऊपर कहीं जाके देश है ना। आप देखिए, देश इस वक्त तो जम्मू कश्मीर को एक स्थायी सरकार देने का विषय है। इस वक्त ये नहीं है कि किसने मुझे क्या कहा और मेरी पार्टी को किसने क्या कहा। अच्छा, ये विषय नहीं है। विषय जम्मू कश्मीर को एक अच्छा सरकार देने का। राष्ट्र जो है वो खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के खिलाफ सारा वोट लिया, अब उन्हीं के साथ जाने में कोई बुराई नहीं है। क्या ये जनादेश का अपमान नहीं होगा? मानक जी एक चीज मैं आपको बताऊं। नहीं मानक जी, मेरी बात सुनिए पहले। मानक जी, देश जो है इन सबसे ऊपर है। इस वक्त कश्मीर की हालत आप जानते हैं, कश्मीर की हालत अन्य राज्यों की तरह नहीं है। आप इसको इस तरह इतना लाइटली मत लीजिए। कश्मीर की हालत को देखते हुए कश्मीर जो देश जो है वो पार्टियों से ऊपर है, हमसे ऊपर है देश। ठीक है, जैसे सुकेश भी कह रहे थे अभी, ठीक है, एक राय आपकी पार्टी के अंदर, आपके एमएलए के अंदर ये भी है कि शायद पीडीपी थोड़ी ज्यादा आजादी की तरफ जाती है, इसलिए उसके साथ जाने में कुछ लोग, कुछ विधायक, कुछ नेता शायद थोड़े से हेजिटेंट है। मीम अफजल साहब, आपकी पार्टी के सैफुद्दीन सोज कह रहे हैं कि सत्ता की भूखी कुछ शक्तियां और व्यक्ति लोकतांत्रिक फैसले की अनदेखी कर रहे हैं। क्या मतलब है उनका? मीम अफजल साहब क्या कहना चाह रहे हैं? किसको सत्ता का भूखा बता रहे हैं सैफुद्दीन सोज? देखिए, ये तो सैफुद्दीन सोज बताएंगे, मैंने उनका बयान नहीं देखा। मैं तो आपके आज ये डिस्कशन सुन के काफी महसूस हो रहा हूं, यानी मुझे महसूस हो रहा है कि ये बड़ा दिलचस्प डिस्कशन हो रहा है। मेरी बातें भी जरा गौर से सुन ले, मैंने सबको सुना है जी। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहिए कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, देश के प्रधानमंत्री और पार्टी के सबसे बड़े नेता, उन्होंने बार बार ये कहा कि वंशवाद को मैं खत्म करने के लिए कश्मीर में आया हूं, और कश्मीर के अंदर उनको एक सीट नहीं मिली। वादी के अंदर उनका कोई कैंडिडेट नहीं जीता, यहां तक के हिना भट्ट भी हार गई। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी ही इस कश्मीर की ठेकेदार क्यों है? उसका ही सरकार में आना बहुत जरूरी क्यों है? इसलिए कि उनको वोट ज्यादा मिले हैं। कौन से वोट मिले हैं मुझे बताइए, आबादी में कितने वोट मिले हैं उनको? झूठ बोलते हैं कि 10% वोट मिला है, चेक कर लीजिए उसको कि 10% वोट नहीं मिला। दूसरी बात, उमर अब्दुल्ला साहब ने, मीम साहब आप बता दीजिए बातें गिनवाई, एक बात मैं भी गिनवा देता हूं जो उन्होंने अपनी तकरीरों में, चूंकि मैं कश्मीर में था, मेरी बात सुन ले पहले, मैं बाद में कांग्रेस की तरफ भी आऊंगा। कश्मीर के अंदर उन्होंने कहा था कि आपको अपना धर्म परिवर्तन करवाना है तो वोट डालिए, आपको पाकिस्तान जाना है तो बीजेपी को वोट डालिए। अगर आज वो सपोर्ट करते हैं तो क्या वो अपना धर्म परिवर्तन करवाएंगे? क्या वो पाकिस्तान जाएंगे? ये सवाल आज उमर अब्दुल्ला साहब से पूछा जाएगा। मैं नहीं पूछ रहा हूं, अब मैं आपसे भी पूछ लेता हूं मीम अफजल साहब, आपने बड़ी आसानी से बीजेपी और एनसी से सवाल पूछ लिए। आपने भी तो हमारी रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है सर। एक सेकंड, हम लद्दाख में भी जीते हैं सर। एक सेकंड, जम्मू के अंदर भी जीते हैं, आप सर एक सेकंड, कश्मीर में भी जीते हैं सर। मीम अफजल साहब, हमारी पार्टी का कैरेक्टर जम्मू कश्मीर में रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है, चाहे वो कम है। अरे मीम अफजल साहब, जम्मू और कश्मीर अगर आप दोनों जगह वोट पाते हैं, दोनों जगह सीट जीतते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पार्टी ज्यादा क्वालिफाइड है जम्मू कश्मीर में रूल करने के लिए। मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए मीम अफजल साहब। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने कैसे अचानक यू टर्न मार लिया और पीडीपी को खुला समर्थन दे दिया? वही पीडीपी जिसके खिलाफ 6 साल विपक्ष में थी पीडीपी, लगातार आपकी सरकार पर हमला किया, कांग्रेस एनसी की। रिजल्ट आए, आप पलट गए, एकदम पीडीपी के साथ जाने को तैयार हो गए। देखिए, आप एक बात तो मानते हैं कि कश्मीर के अंदर जो 3 पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके उन्होंने कभी ना कभी एक दूसरे के साथ अलायंस किया है। उनकी बहुत दफा 370 पर तीनों में एक पार्टी पे जो कश्मीर के मेन मुद्दे हैं उन पर तीनों पार्टियां हैं कि बीजेपी अलग है। 370 के ऊपर क्या होगा? और दूसरे बहुत सारे मुद्दे हैं कश्मीर को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की नेशनल मैनिफेस्टो में आज भी लिखा हुआ है कि 370 के ऊपर। ठीक है, आप बार-बार बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। एक सेकंड उर्मिलेश जी, हमारी पार्टी में से ये जो पार्टी है जो 370 को खत्म करने की बात करती है या इलेक्शन में खत्म करने की बात की हो। ठीक है सर, ठीक है उर्मिलेश जी।
एटीट्यूड अपनाया हो। जी जी उर्मिला जी, देखिए जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की जो बात है, जो बहस है, मानक जी इसमें दो बीजेपी के साथ चाहे कांग्रेस जाए, चाहे पीडीपी जाए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस जाए, मैं आपको बताता हूं कि जम्मू कश्मीर के अवाम उसको रिजेक्ट कर देंगे, उस पार्टी को जो जाएगी इसके साथ। हाँ सर, यही बात उमर अब्दुल्ला पीडीपी से भी कह रहे हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की जो बात है उसमें दो पहलू उसके हैं। एक तो ये कि आइडियोलॉजिकली पॉलिटिकली सरकार बनाने का कौन सा गठबंधन ज्यादा सही होगा, किसमें ज्यादा एक्यूरेसी होगी, कौन ज्यादा समान धर्मा लोग हैं जो गठबंधन को बनाएं। और दूसरा ये है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है नंबर गेम। भारत में जो हमारा संविधान है उसी के तहत सरकारें बनती हैं। जम्मू कश्मीर में भी वही संविधान लागू होता है। कश्मीर का अपना संविधान भी है लेकिन भारत का भी संविधान है। अब ये दो पहलू हैं। आइडियोलॉजिकली पॉलिटिकली अगर आप देखें, मुझसे पूछें हमसे कि गठबंधन ज्यादा सुसंगत कौन होगा, ज्यादा कंसिस्टेंट कौन होगा, तो एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, एज ए जर्नलिस्ट जो जम्मू कश्मीर को थोड़ा बहुत समझता है, वो मैं ये कहूंगा कि पीडीपी, कांग्रेस या इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अगर कोई बनाते हैं, क्योंकि पीडीपी आज की तारीख में नंबर के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन आंकड़ा पूरा हो नहीं रहा है वो भी। मैं आ रहा हूं, मैं सुन लीजिए पहले। सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है चुनावी जनादेश में? वो पीडीपी है। नंबर पूरा नहीं हो रहा, इसीलिए तो गठबंधन सरकार बनाई जा रही है या बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। अब नंबर जो आएंगे दूसरी पार्टियों से आएंगे। दूसरी पार्टियां एक लेवल है कि भाई नंबर गेम का केवल तिक्रम किया जाए, कहीं से करोड़ा कहीं का वो, और दूसरा यह है कि आइडियोलॉजिकली पॉलिटिकली जो ज्यादा करीब है, एक सेकेंड, वो साथ आए। अब इसमें जो उठा रहे हैं 370 का सवाल, कश्मीर के अन्य सवाल, उसमें पीडीपी और बीजेपी में गहरा कॉन्ट्रडिक्शन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में गहरा कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन अनटचेबल नहीं है। आप माफ कीजिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक बोल रहे हैं तो इतिहास बोल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी लेड गवर्नमेंट के साथ काम कर चुकी है। उमर अब्दुल्ला विदेश राज्य मंत्री रहे हैं, लेकिन राज्य में उन्होंने काम नहीं किया है साथ, ये बात सही है। लेकिन 2002 का चुनाव आप याद कीजिए, 2002 के चुनाव में भी सूरत हाल कुछ ऐसा था, एक्सेप्ट कि बीजेपी को सिर्फ 2 सीट आई थी। आज बीजेपी के पास ज्यादा सीटें हैं। एक खतरा बड़ा यह है कश्मीर में कि सरकार बनाने के इस पूरे की पूरी कवायद में जो जम्मू कश्मीर का जो पूरा मिजाज है, जम्मू कश्मीर की जो अपने चैलेंजेस हैं पूरे देश के लिए जो हैं, उनको कहीं बलि न चढ़ा दी जाए और लोग वैली के और जम्मू के जो बांटा गया है इस पूरे चुनाव में, वो कहीं ये न फील करें कि साहब हम पर डोगरा राज की फिर से वापसी की जा रही है। तो ये मैं किसी एक जात बिरादरी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ये देखिए कि कश्मीर में बीजेपी को एक भी मुस्लिम विधायक नहीं मिला, सॉरी वैली से कोई नहीं मिला, और कांग्रेस के पास कोई हिंदू विधायक नहीं मिला। ये भी अजीब बात है। पीडी की स्पोक्स पर्सन है नईमा मेजूर, हमारे साथ जुड़ गए। नईमा जी स्वागत है न्यूज 24 पर आपका। नईमा जी सुन पा रही है मुझे आप? जी जी बिल्कुल सुन रही हूं। नईमा जी मुबारक हो, आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी तो बनकर उभरी है जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में। जी शुक्रिया बहुत बहुत। लेकिन क्या बीजेपी के साथ क्यों नहीं सरकार बना रही है आप? एनसी के साथ बीजेपी जा रही है सरकार बनाने के लिए? ये सारी अभी मीडिया के थ्रू ही खबरें आ रही है कि एनसी के साथ बीजेपी हुकूमत बना रही है, लेकिन अभी पीडीपी के जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी है या कोर कमेटी हमारी है, वो अभी बैठी नहीं। अभी देखना है, बात करनी है, देखना है कि जो भी हमारे पास ऑफर्स आए हैं या जो भी प्रपोजल्स आए हैं उस पे बात होगी और उसके बाद ही जो भी। अच्छा कुछ तो बता दीजिए किस तरह के ऑफर्स आए हैं? नईमा जी कुछ तो बता दीजिए किस तरह के ऑफर्स कहां से आए हैं? देखिए आपने खुद ही कहा मीडिया के थ्रू ही आ रहा है। उमर अब्दुल्ला साहब ने तो सबसे पहले ऑफर की कि हम भी तैयार हैं। बीजेपी के रहनुमा भी कह रहे हैं कि हम भी तैयार हैं पीडीपी को साथ देने के लिए। कांग्रेस वाले तो पहले से तैयार बैठे हैं और वो बीच में ये भी कह गए हैं कि अनकंडीशनल सपोर्ट भी देने के लिए तैयार हैं। तो सारे ऑफर्स हैं पीडीपी के पास। पीडीपी को देखना है कि वो अपना एजेंडा जो भी है जिस तरह से, क्योंकि लोगों ने जो वोट दिया है, मैंडेट दिया है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें तय करना होगा, हमारी पार्टी को तय करना होगा कि वो कौन सा सबसे बेहतर ऑप्शन है जो लोगों की भलाई करे, जो पूरे जम्मू कश्मीर को एक साथ रखे, यूनाइटेड रखे। तो वो सारे ऑप्शंस है हमारे पास, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा। नईमा जी ऐसा तो नहीं है कि चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को लेके मामला फंसा हुआ है क्योंकि बीजेपी चाहती होगी कि उसका चीफ मिनिस्टर बने? नहीं, एक चीज है कि चाहे बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस,
मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को सभी जानते हैं और वो जिस तरह की टॉवरिंग पर्सनैलिटी इस वक्त जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल स्पेस और लैंडस्केप में है, तो उससे कोई इग्नोर तो नहीं कर सकता। और मेरे ख्याल में उस पर शायद किसी को एतराज भी नहीं होगा, बल्कि चाहेंगे सभी कि मुफ्ती साहब ही चीफ मिनिस्टर हो और बराबर 6 साल के लिए हो। इसलिए कि अगर जम्मू कश्मीर को आप स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, इंटीग्रिटी देना चाह रहे हैं, पीस देना चाहते हैं, तो उसमें मेरे ख्याल में मुफ्ती मोहम्मद सईद के बगैर कोई और पर्सनालिटी नहीं है जो ये सब पूरा कर सके। नईमा जी, छोटी सी गुजारिश है आपसे, हमारे साथ रहिएगा टेलीफोन लाइन पे। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है सबसे बड़ा सवाल में, लेकिन हमारी ये बहस जारी है। नईमा महजूर हैं, पीडीपी की स्पोक्स पर्सन है, बहुत खास बातें बता रही है, कह रही है तीनों पार्टियों से हमें ऑफर्स मिले हैं, अब हमें देखना है कि कौन सी पार्टी के साथ जाकर हम सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सुकेश रंजन बता रहे हैं हमारे सहयोगी कि बीजेपी की जो खास बैठक जम्मू में आज हुई है उसमें काफी हद तक ये लग रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बीजेपी सरकार बनाने के करीब पहुंच सकती है। न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल, और आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मिशन कश्मीर में कामयाब हो गए नरेंद्र मोदी? क्या जम्मू कश्मीर में पहली बार बीजेपी का सीएम बनने जा रहा है? और पहले खानदान का विरोध, अब खानदान का सहारा क्यों? पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है जम्मू कश्मीर के चुनाव में। नईमा महजूर है, पीडीपी की स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ टेलीफोन लाइन के जरिए जुड़ी हुई है। नईमा जी, आपने ये तो कह दिया पीडीपी की सरकार बननी चाहिए, मुफ्ती साहब सीएम बनने चाहिए, लेकिन अगर कहीं किसी पार्टी से डील होती है, 3-3 साल के फॉर्मूले पर कोई बातचीत हो सकती है? वो डिपेंड होता है ना पहले किस पार्टी से बात होती है, तो वो पहले मतलब इस पे तो बात दूसरी आएगी ना, दूसरे स्टेज पे। पहले स्टेज पे है कि ऑप्शन जो हमारे पास है, किसके साथ हमारा अलायंस होता है, पार्टी लीडरशिप जो है वो किस पे राजी होती है, उसके बाद फिर उस पार्टी के साथ बात होगी, किस चीज पे हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो होगा उस पे बात होगी। अच्छा। तो 3 साल का जो ये रोटेशन वगैरह है, ये तो बाद की चीजें हैं। ठीक है, मतलब इस पर विचार हो सकता है। चलिए, ये भी एक अच्छी बात आपने कही। एक सवाल और है आपसे, क्या जो बीजेपी कह रही है कि हम अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं कश्मीर में, आप मानते हैं कि मिशन 44+ रखा था, नंबर्स के मामले में वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन अगर बीजेपी की कोई गवर्नमेंट वहां बन जाती है तो नरेंद्र मोदी का मिशन कामयाब माना जाएगा? लेकिन गवर्नमेंट कैसे बनेगी? गवर्नमेंट अगर उनकी बनेगी भी तो उनको किसी का सहारा तो लेना होगा। लेकिन एक चीज ये है कि वाकई उन्होंने अपनी पोजीशन स्ट्रांग बनाई है जम्मू कश्मीर में, 25 सीटें ली हैं और उनकी रिप्रेजेंटेशन है, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और उनको वोट मिला है, उसका तो आदर होना चाहिए। वो है, एक रियलिटी है जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है सुकेश, ऐसा नहीं लगता कि पीडीपी जिस तरह की अब बातें बता रही है कि तीनों पार्टी से हमें ऑफर्स मिले हैं, हम विचार कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि हम सोच रहे हैं किसके साथ जाएं, बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है कि आखिर सरकार किसके साथ जाकर बनेगी? वही तो है। अब ये देखिए, इसमें अब 4 प्लेयर्स हैं जो बड़े बड़े इस वक्त है, जिसमें 2 सबसे बड़े हैं, पीडीपी तो सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, उसके बाद बीजेपी है। तो हमें इस वक्त सबको देखना होगा कि जो रियासत बहुत ही सेंसिटिव रियासत है, दूसरा है कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत नईमा जी वो सही है, वो तो ठीक है एकदम। ये आयरनी है देखिए मानक कि बीजेपी जिसका कोई नाम लेवा नहीं था उस स्टेट में, आज वो बिल्कुल सेंटर में है और हर कोई कह रहा है कि उसको सीरियसली लेना पड़ेगा। पीडीपी भी कह रही है, जो आइडियोलॉजिकली पोल्स अपार्ट है बीजेपी से, वो भी कह रही है कि उनको सीरियसली लेना पड़ेगा। और इसलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल जो है वो बड़ा मौजू है कि क्या मिशन कश्मीर जो नरेंद्र मोदी का था वो पूरा हो गया क्या? लेकिन प्रॉब्लम क्या रही है, मुझे लगता है पीडीपी के नेता से आपको पूछना चाहिए कि क्या पीडीपी जम्मू कश्मीर में बीजेपी के साथ जाती है तो क्या बीजेपी का जो नेशनल एजेंडा है, जो उनका पार्टी प्रोग्राम है, और आज से नहीं है 1951 से है, वो कि भाई जनसंघ पीरियड से मैं कह रहा हूं और आज भी कि भाई 370 जो है वो उसको खत्म किया जाना चाहिए, पूरे देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। क्या ये 2 जो एजेंडे हैं पीडीपी, क्या इनको लेकर बीजेपी के साथ सरकार में जाने को तैयार है? नईमा जी, मैं तो अभी तो हम सोच ही नहीं रहे हैं कि किसके लिए जाने के लिए तैयार है। मैं आपसे यही कह रही हूँ कि अभी इस पे सोच विचार शुरू हो जाएगा, उस पे बात होगी, क्योंकि पीडीपी का भी अपना एजेंडा है जिसको लेके उन्होंने वोट लिए हैं लोगों से। अच्छा, वो भी देखना है। नहीं, इसका मतलब आप कह रही है इस पर बाद में बात होगी, लेकिन नईमा जी उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं पीडीपी बीजेपी के साथ जाएगी तो खुदकुशी होगी। वो तो उनके लिए खुदकुशी नहीं है कि वो चाह रहे थे, वो तो जा चुके हैं पहले, वो तो पहले गए थे। हाँ, और उसका अंजाम भी भुगत चुके हैं। रूल्ला साहब
सुन रहे हैं आप? उमर अब्दुल्ला, रुल्ला साहब मुझे सुन पा रहे हैं? जी। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं पीडीपी बीजेपी के साथ जाएगी तो खुदकुशी हो जाएगी, सुसाइडल हो जाएगा। क्या वो आप पर लागू नहीं होता है? नहीं, वो असल में कह रहे हैं कि हमने एक राय दी है, इस पर वो अमल करे। रुल्ला साहब बोलिए। देखिए, उन्होंने पीडीपी को एक राय दी है, इससे पहले पीडीपी को प्रपोजल भी दिया था। अब पीडीपी उस प्रपोजल को सीरियसली लेती है, इस राय को सीरियसली लेती है, ये उन तक है। उनको इन दोनों, एक तो प्रपोजल है, एक तो राय है, इस पे कोई फैसला लेना चाहिए। लेकिन आप भी तो कोई फैसला ले लीजिए ना। आपकी पार्टी के अंदर खुद कोई एक राय नहीं बन पा रही है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं, उमर अब्दुल्ला कह रहे थे फैसला लेने की हमारे पास वो जिम्मेदारी नहीं है। अरे नहीं, आपके पास भी जिम्मेदारी कैसे नहीं है? सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है, कैसे नहीं है? आपके पास भी 15 एमएलए है। सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है। अरे सर, 87 मेंबर असेंबली में 15 एमएलए बहुत होते हैं ऐसे फ्रैक्चर्ड मैंडेट में। आप भी सबसे ज्यादा पीडीपी के पास है। पीडीपी और बीजेपी के पास, पीडीपी के पास सबसे ज्यादा, उसके बाद बीजेपी के पास नंबर्स है। ये इनकी जिम्मेदारी बनती है। अनिल बलूनी जिम्मेदारी दी। अनिल बलूनी, इनको चाहिए कि कोई फैसला ले। अनिल बलूनी फैसला लीजिए ना। एनसी के साथ अंदर बात तो चल रही है आपकी, और आप सुन रहे हैं पीडीपी की नेता क्या कह रही है। आपका मिशन तो फेल हो गया है, कामयाब तो हुआ नहीं है। देखिए मयंक जी, अभी आप इंतजार कीजिए, हम जो भी निर्णय लेंगे, हम बातचीत कर रहे हैं, कमरे में बंद करके लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपको बताएंगे नहीं, जरूर आपको बताएंगे। समय आने दीजिए, आप चिंता मत कीजिए। जब भी फैसला होगा आपको जरूर बताया जाएगा, और जो भी फैसला होगा जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए होगा, जम्मू कश्मीर की स्थिरता के लिए होगा, अखंडता के लिए होगा। तो आप रुकिए, इंतजार कीजिए। अच्छा, मतलब इसका मतलब, सब्र रखिए, इसका मतलब ये हो गया, फैसला होगा आपको बताया जाएगा। अनिल बलूनी, इसका मतलब ये हो गया, जेटली जी ने 3 क्राइटेरिया बताए हैं सरकार बनाने के लिए: देश की एकता, अखंडता, विकास और रीजनल बैलेंस। यानी जिस पार्टी के साथ आप नहीं जाएंगे वो इन तीनों के खिलाफ मानी जाएगी। देखिए मयंक जी, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि जिस तरह का मैंडेट आया है, उस मैंडेट पे अब हमको इन्हीं नंबरों के आसपास अपने आप को करना है। इसी नंबरों में कहीं ना कहीं बैठाना पड़ेगा, सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। तो अब जो नंबर आया, अब हम लोग बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को स्थिरता दिया जाए, जम्मू कश्मीर को विकास दिया जाए, उसके लिए कोशिश करेंगे। आप रुकिए, आप बिल्कुल थोड़ा सा सब्र रखिए। निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए जो भी अच्छी चीज होगी, मैं जोड़ देता हूँ। देखिए, तीनों की भाषा सुनिए आप। तीनों की भाषा अगर सुनिएगा, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बीजेपी तीनों की भाषा को अगर आप निचोड़ निकाले, तो एक बात आपको साफ समझ में आएगी कि तीनों बड़े हार्ड बार्गेनर हैं। बीजेपी को मालूम है कि इस बार अगर उनका सीएम नहीं बना तो आगे के लिए बहुत मुश्किल है। पीडीपी सीएम के पद से कोई समझौता नहीं कर सकती, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह लग रहा है कि हम थोड़ा टाइम बाइंग कर लें तो जो बेस्ट हम ऑप्शन हो सकता है हम निचोड़ कर ला सकते हैं। अब ये तीनों जो है समय लेंगे, इसलिए उमर अब्दुल्ला कुछ भी कमिट करने से बच रहे हैं। पीडीपी ये कहने से साफ तौर पे गुरेज कर रही है कि भाई बीजेपी का भी सीएम हो जाए, हम उनके साथ आते हैं। वो कह रही है कि 6 साल के लिए होना चाहिए उनको सीएम, और बीजेपी कह रही है हम कोई फैसला लेंगे तो वो जम्मू कश्मीर के हित में लेंगे। वो तो तीनों कह रहे हैं। तो ये आप समझिए कि तीनों ही बहुत टाइम बाइंग कर रहे हैं और अपना समय लेंगे जिसमें बेस्ट इंटरेस्ट पार्टी का होगा। देखिए मानक, मुझे भी ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी, मानक जी, दोनों में से कोई एक पार्टी ऐसी नहीं होगी जो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट करे। पीडीपी अगर एक्सेप्ट करती है 28 सीट पाने के बाद भी बीजेपी का सीएम, तो झेलम किनारे वो अपनी राजनीतिक खुदकशी करेंगे। और वो बात उमर अब्दुल्ला सही कह रहे हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी पार्टी में बगावत की सुबुगी कल से ही, बल्कि आज से शुरू हो गई है। लेकिन केंद्र की सत्ता से बाहर है एनसी, ऐसे में राज्य की सत्ता से भी 6 साल के लिए बाहर होना। मैं इसीलिए मानक कह रहा हूं, डेस्परेशन एनसी के पास। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले भी बीजेपी के साथ रही है। और आप ये देखिए कि उस चुनाव में, जब चुनाव हुआ था 2002 के चुनाव की बात मैं कर रहा हूं, तो बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर में ज्यादा सीटें मिली थी, सबसे ज्यादा सीटें। जी हाँ, सबसे अधिक। इसके बावजूद सरकार उसने नहीं बनाया, विपक्ष में रहना पसंद किया, और पीडीपी कांग्रेस की सरकार बन गई। बड़ी मुश्किल से बनी थी, 1.5 महीने की बार्गेनिंग हुई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह और मुफ्ती मोहम्मद सईद के बीच अंत में जाकर सेटलमेंट हुआ था। मैं स्वयं वहां कश्मीर उस समय था। तो मेरा ये कहना है कि ये बड़े हार्ड बार्गेनर है। जो कह रहे हैं सुकेश बिल्कुल सही है, और मुफ्ती मोहम्मद सईद को आप कम करके मत आंकिए। अगर इधर अमित शाह जैसे लोग हैं तो मुफ्ती मोहम्मद सईद की उम्र भी बहुत है, बहुत देखा है उन्होंने। लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है सबसे बड़ी लूजर तो कांग्रेस बन के रह गई है।
और ये देखिए इतने बुरे हाल हो गए कांग्रेस के कि खुलेआम बिना मांगे पीडीपी को समर्थन देना पड़ रहा है ऑपोजिशन पार्टी को। ये हाल हो गया है कांग्रेस का। मानक जी, आप मुझे डिबेट में अगर शामिल समझ रहे हैं तो मैं बात करूं? अरे साहब माफ करिएगा दरअसल क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता ने ऐसा जनादेश दिया है, कांग्रेस एकदम बाहर हो गई। सरकार बनाने की कवायद में, सरकार बनाने की कवायद में आप बाहर सीटें हैं उसके हिसाब से आप मुझे लगता है टाइम दे रहे हैं। अरे नहीं साहब, आप बोलिए। नहीं, मैं आपको एक दो बातें कहूं जी। पहली बात तो है कि आपकी रिपोर्ट से शुरू में यह अंदाजा हो रहा था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन गई है और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर तय हो गया है, आपकी रिपोर्ट से लग रहा था मुझे। और कांग्रेस तो बिल्कुल बाहर थी आपकी लाइन से। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, अगर हम बाहर हैं तो। पहली बात तो ये बताइए कि गवर्नर साहब किसको बुलाएंगे सबसे पहले? क्या बीजेपी को बुलाएंगे? उनकी ये बात सुन के कि 7 लोग हमारे साथ और हैं, तो फिर ये बात तो हम भी कह सकते हैं कि 7 लोग हमारे साथ हैं और हम पीडीपी के साथ हैं, तो हमको बुला लीजिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। पीडीपी को ही गवर्नर साहब सबसे पहले बुलाएंगे, इसलिए सारी आप जो कह रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन बन गई है भारतीय जनता पार्टी। माफ कीजिए, मैं रंजन जी की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता सर, मैं इतना कह रहा हूं सर, एक सेकंड सर, मैं कह रहा हूं सरकार है दिल्ली में, मैं नंबर गेम के आधार पे नहीं कह रहा मीम साहब, मैं पॉलिटिकली कह रहा हूं। ग्रेविटेशन बने हुए दिखाई दे रहे हैं, है नहीं? मैं पॉलिटिकली कह रहा हूं, मैं पॉलिटिकली बात कह रहा हूं। और दूसरी बात, एक बात और मैं आपको कहूं, जो चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं इस पर डिस्कशन जरूर करिए आप, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर हो जाए। और अगर होगा तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। इस पैनल पर सबसे अच्छा कमेंट अगर उस पर कोई कर सकता है तो वो उर्मिलेश जी कर सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर अगर जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी का हो जाता है किसी भी सूरत में, तो उस पर क्या, उसके क्या नताइज बरामद होंगे, मेरा कहना ठीक नहीं है। अरे सर नहीं, एक सेकंड मीम अफजल साहब, इस तरह की बात आप नहीं करें तो ज्यादा अच्छा। मीम अफजल साहब, मैं कह रहा हूं मीम अफजल साहब, आप देश की सबसे पुरानी, सबसे पुरानी, बड़ी तो अब नहीं कह सकता हूं, माफ करिएगा, सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्समैन है आप मीम अफजल साहब। जम्मू कश्मीर के बारे में इस तरह का कॉमेंट मुझे लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए। जम्मू हो या कश्मीर, बीजेपी हो या कांग्रेस, हर पार्टी के नेता को जम्मू कश्मीर का सीएम बनने का पूरा हक, संविधान यही कहता है, देश का संविधान यही कहता है। अनिल बलूनी को यहाँ तक लाने में अनिल बलूनी पार्टी का पूरा हक है। मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने कमेंट नहीं किया मयंक जी, सिर्फ ये कह रहा हूँ की पार्टी कि आने वाले को यहाँ तक लाने की जिम्मेवार है। ध्यान रखना तमाम पार्टियों की जिम्मेदारी है। अरे मीम अफजल साहब, आपको क्यों परेशानी हो रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है, वो कह रही है जनता का अगर आदेश है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीडीपी कह रही है जनता का आदेश है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीम अफजल साहब, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं कह रहा हूँ अगर वो समझते हैं जनता का आदेश है, मीम साहब को इतने समय से टेलीविजन पर देख रहा हूँ डिबेट्स में, अगर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला साहब समझते हैं कि ये जनता का आदेश है तो जाएं। मैंने कब मना किया? मैं कौन रोक सकता? अच्छा ठीक है, रूलर साहब, यहाँ बैठ के हम रूलर साहब एक बार फिर सुन लीजिए मीम अफजल साहब। रूलर साहब बोलिए। देश के सिनेरियो को सामने रखना चाहिए, रूलर साहब के सिनेरियो को सामने रखना ठीक है। मीम साहब एक सेकंड, मीम साहब एक सेकंड। रूलर साहब, क्या बीजेपी का सीएम बन सकता है कश्मीर में? अरे मानक जी, मेरे को पहले बोलना पड़ेगा मीम साहब के लिए 1 मिनट। बलूनी साहब एक सेकंड में आ रहा हूँ। मानक जी, एक सेकंड, सालों से टेलीविजन डिबेट्स में देख रहा हूँ, मैंने पहली बार इतने हताश मीम अफजल को देखा है। मैंने पहली बार मीम अफजल साहब के मुंह में ऐसे शब्द देखे हैं। मीम अफजल साहब की पार्टी के 3रे 4थे नंबर का आरक्षण पूरे देश में हो गया है। मीम साहब के शब्द मैंने कभी इससे पहले इतने हताशा शब्द नहीं देखे। मुझे आप ज्यादा मीम साहब सच में कभी मेरे को आज मैं बड़ा हैरान हूँ। आप जैसे बिल्कुल परिपक्व व्यक्ति के मुंह से इस प्रकार के शब्द आज बड़े बहुत ही मैंने बड़ा ऐसा दिन है कि मैं आपको इस तरह के शब्द सुन रहा हूँ। मीम साहब आप तो बड़े परिपक्व व्यक्ति थे, इतने हताश हो गए। अच्छा चलिए पार्टी की हालत एक सेकंड, दिल्ली में आपकी पार्टी 4 नंबर की पार्टी बनने वाली है, बिहार में 5 नंबर की पार्टी बनने वाली है। कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। एक सेकंड मीम अफजल साहब एक सेकंड।
मीम साहब एक आपकी हम लोग अरे साहब एक सेकंड, आप दोनों लड़ते रहेंगे, बाकी लोग नहीं बोल पाएंगे। केरल का कभी देखेगा आप कुछ दिनों में। एक सेकंड सर, मैं पीडीपी नईमा जी सुन पा रही हैं? मीम साहब कांग्रेस मुक्त होने वाला है। अनिल भाई एक सेकंड, नईमा जी सुन पा रही हैं? जी जी बताइए। नईमा जी बीजेपी का सीएम बन सकता है? सरकार बची है। एक सेकंड रुक जाइए अनिल भाई, एक सेकंड। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इनकी जाने वाली है। अरे अनिल भाई प्लीज एक सेकंड, अनिल भाई एक सेकंड। अरे मीम साहब प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं। अरे रुक जाइए साहब, एक सेकंड रुक जाइए, टाइम ऐसे निकल जाएगा। अरे मीम साहब एक सेकंड, जम्मू जाके रुक गई आपकी एक सेकंड मीम साहब प्लीज। अरे यार अनिल भाई प्लीज रुक जाइए, अरे एक सेकंड। नईमा जी बोलिए, क्या बीजेपी का सीएम बन सकता है नईमा जी? आपका तो जादू चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा उनको इतनी बड़ी कामयाबी मिली है कि वो अपना चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। लेकिन एक चीज है, अगर भारत का प्राइम मिनिस्टर मुसलमान बन सकता है तो फिर जम्मू कश्मीर में अगर हिंदू चीफ मिनिस्टर आ जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। रोल्ला साहब आप भी बता दीजिए, रोल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 बार के एमएलए हैं, रोल्ला साहब क्या बीजेपी का सीएम बन सकता है? देखिए यहाँ के कानून और आइन के हिसाब से रियासत का कोई भी बाशिंदा रियासत का चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मगर उसूल के तौर पर उसी तंजीम या पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए जिसकी रिप्रेजेंटेशन हर डिवीजन में हो। बीजेपी ने तो कश्मीर डिवीजन में या जम्मू डिवीजन से बाहर खाता खोला ही नहीं। कश्मीर डिवीजन में तो उनका पत्ता बिल्कुल साफ है। जब वो हर एक डिवीजन की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी बन जाएगी तब उनकी उम्मीदें और एस्पिरेशंस जो है वो इस हद तक बड़े होकर समझने वाली बात है। इस वक्त उनकी रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद इस हद तक कश्मीर में, लद्दाख में और जम्मू में यकसा लागू नहीं है। तो जब बीजेपी पैन जम्मू और कश्मीर एंड लद्दाख पार्टी बन जाती है तब वो चीफ मिनिस्टर बना सकती है। अरे एक सेकंड, नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप एमएलए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप एमएलए हैं रोल्ला साहब एक सेकंड रुक जाइए। आपने जम्मू में कितनी सीटें जीती थी जब आपका सीएम बनता था कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में? सही तौर पर आपका रिप्रेजेंटेशन कहाँ था जम्मू कश्मीर में रोल्ला साहब? रिप्रेजेंटेशन मिलती थी। कितने एमएलए थे आप? बीजेपी की तरह, जैसे कि बीजेपी का पता बिल्कुल कश्मीर में साफ है, यहाँ पे सिर्फ एक ही जमानत बची हुई है। जनाब मैं थोड़ा सा, ठीक है सर, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। देखिए जनाब टाइम खत्म हो रहा है रोल्ला साहब। देखिए मैं एक छोटा सा संशोधन, मतलब कई बार हम अपनी गलती भी हम करते हैं तो हमें मान लेना चाहिए। देखिए इतिहास जो है जम्मू कश्मीर का आजादी के बाद से और शामिल होने के बाद से, कश्मीर के भारतीय राष्ट्र संघ में सम्मेलन के बाद एक्सेशन जब से हुआ तो जब इंक्लूड हुआ तब से नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी रही है, दिस इज ए हिस्टोरिकल फैक्ट, जो पूरे सूबे की नुमाइंदगी करती रही है। जम्मू में कभी ऐसा नहीं हुआ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीटें नहीं पाई, लद्दाख में कभी नहीं पाई, ऐसा कभी नहीं हुआ। टाइम खत्म हो गया, ये बहस ऐसा रिप्रेजेंटेटिव पार्टी रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, आज उसकी हालत खराब है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, माफ करिएगा समय बिल्कुल खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया।